अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें। जहां पर हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए या उनकी आज की मुलाकात देख लीजिए, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की बुनियादी तौर पर जो बात है वो हर तरफ से हमें सुनाई दे रही है। उनकी बीमारी का मामला दोबारा से अब सर उठा चुका है कि आया वो वाकई बीमार थे नहीं थे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की क्या हकीकत थी, और उसके साथ साथ कि अब उनको वतन कैसे वापस लाया जाए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए जो तमाम कानूनी रास्ते हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, और फिर उसके साथ साथ अपोजिशन का जो फोकस है वो मुल्की मफाद नहीं बल्कि नवाज शरीफ के मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है, ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। दूसरी जानब अपोजिशन जो है वो अपनी कमर कसने की कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से टफ टाइम देने के लिए तैयार हो हुकूमत को। मौलाना फजल रहमान साहब ने अब जो 10 छोटी पार्टियों का इजलास बुलाया 27 तारीख को, उसमें 2 बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया। यकीनन वो बहुत खुश नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी के रवैये से जिस तरह से रहा, तो अब वो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर शायद कोई हिकमत अमली तरतीब देंगे। फिर भी देखना यह है कि वो किस हद तक नुकसान पहुंचाने में या कोई डैमेज करने में इस हुकूमत को या टफ टाइम देने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के वापस आने के हवाले से क्या उनको वापस लाना आसान होगा? इससे पहले हमने देखा कि साकडार साहब मुल्क में मौजूद नहीं हैं, हुकूमत उन्हें वापस अभी तक नहीं ला सकी। अब नवाज शरीफ साहब आया खुद वतन वापस आ जाएंगे या उनको किसी और तरीके से वापस लाया जाएगा, या वो बड़ी हद तक मुमकिन हो पाएगा या नहीं? दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच रिमेन्स देयर। मरियम साहिबा के हवाले से भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। आज काबीना में फैसल वाडा साहब ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मरियम नवाज साहिबा क्यों ज़मानत पर हैं और क्यों वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, कैद में क्यों नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मामलात बड़ी हद तक हमने देखा था कि रुक गए थे या कहीं ना कहीं जिन पर बात नहीं हो रही थी, अब उन तमाम चीज़ों पर दोबारा से बात होना शुरू हुई है। नवाज शरीफ साहब जो कि गुफ्तगू का हिस्सा उस तरह से नहीं रह गए थे, अब दोबारा से उनका जिक्र है। फिर मरियम साहिबा ने अपनी पेशी के बाद जो एक तमाम तर मामलात हुए उसके बाद से ये गुफ्तगू इसने शुरू हुई, और अब तमाम तर बातें और तमाम तर फोकस इस सारे मामले पर है। ये तो वो बात है जो हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन के साथ इस वक्त मामला चल रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प मामला यह है कि हुकूमत के आपस के दरमियान भी जो मुख्तलिफ वज़रा हैं सूबाई सतह से लेकर वफाकी सतह तक, उनके दरमियान भी एक दूसरे के साथ कोई ना कोई मसला रहता है, एक दूसरे के साथ बयानबाजी रहती है। फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त आमने सामने हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, उनके दरमियान को मामला ठीक नहीं। और इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ वज़रा एक दूसरे के हवाले से बयान देते रहे। तो सवाल इस सारी सूरत हाल में ये पैदा होता है कि टफ़ टाइम कौन किसको देगा? ये हुकूमत के अपने ही लोग इस हुकूमत के लिए टफ़ टाइम है या अपोजिशन देने में कामयाब होगी? और फिर इसके साथ साथ क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगी? और अब ये तमाम तर चीज़ें क्या मोड़ इख्तियार करेंगी? मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पीजे मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का भी। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, इस वक्त नवाज शरीफ साहब को वापस लाना ये कितना ज़रूरी है, कीपिंग इन व्यू के इस वक्त जो बेतहाशा आवाम के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, मैशत के मसाइल हैं, फिर खारजा सतह पर पाकिस्तान के जो इस वक्त मामलात जिस तरह से चल रहे हैं, उनमें ऐसे वक्त में नवाज शरीफ साहब का मौजूद बहस होना ये किस हद तक रेलेवेंट है और किस हद तक ज़रूरी है? पीजे मीर साहब देखिए, आपको पता है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, हुकूमत पे काफ़ी तनकीद हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त बड़ा प्री एमिनेंट हो गया, बिकॉज पहले तो आप कह लो कि 3-4 महीने पेंडेमिक की वजह से एवरीथिंग वाज क्वाइट, गवर्नमेंट अपने मसलों में उलझी हुई थी, पेंडेमिक को ठीक कर रही थी। लेकिन अब इस वक्त आई थिंक ये एक आई बॉल टर्नर होगा कि नवाज शरीफ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए पॉलिटिकली और उनको वापस लेके आने की कोशिश की जाए। अब मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि यहाँ तो हर बंदा डॉक्टर बन गया कि नवाज शरीफ का वो है, नवाज शरीफ को क्या हो गया है। ये तो एक्चुअल डॉक्टर्स जानते हैं कि नवाज शरीफ की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक तो मुझे पता है क्योंकि एक डॉक्टर ने, बहुत करीबी डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ है कि उनकी जो हार्ट का जो ये मूवमेंट है, ये इरेगुलर मूवमेंट है इनकी, और उनको लगाया हुआ इन्होंने फिब्रिलेटर। अब उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, आगे क्या ये ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा या इलाज क्यों नहीं हो रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ द हार्ट कंडीशन और व्हाटएवर। अब ये जैसे मैंने पहले कहा
असलान के ये सब डॉक्टर्स पे मुहैया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो कि ये जो गवर्नमेंट आई है इसने पहले ही कहा था कि हम भाई करप्शन को खत्म करेंगे, जिसने लूटा है ये वो है फलाना, और जिसको आपने एक्यूज किया है वो नैब के सामने। अब क्वेश्चन है कि जो नवाज शरीफ साहब के पास केसेस हैं वो पीटीआई के रजिस्टर्ड नहीं है, वो पहले के और वो बड़े पुराने केसेस है। यही आसिफ जरदारी पे 11 साल आपने उस आदमी को मर्डर, एक्सटॉर्शनिस्ट, हर किस्म का तमगा दे दिया, फिर साथ आपने उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बना दिया, लेकिन केस कहीं ना कहीं वो फिर दोबारा रीओपन हो गए। द क्वेश्चन इज कि अगर तो आपने करना है तो इस पे आप करें ऑनेस्टली, जस्टली और फेयरली। क्योंकि देखें जब भी गवर्नमेंट किसी को कोई भी पकड़ता है वो यही कहता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्योंकि यहां हुई है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो अब जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नैब करेगा, नैब टोटली है, क्योंकि एक आपको पता है कि पहले भी एक इंसिडेंट हो गया चौधरी ब्रदर्स का, उनको भी नैब के आगे दे थॉट के इमरान वाज बिहाइंड इट, लेकिन उसने वहां भी कैटेगोरिकली कहा कि ये तो मेरे इत्तेहादिये नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ स्पेसिफिक आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर है ये फिक्सेटेड है, ही वांट्स यू नो व्हाटएवर रिजल्ट्स ही वांट्स। तो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए, जो लोगों के साथ वादे किए, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली व्हाट ही वांट्स टू सेटल स्कोर विद। राइट ही सेट पीछे भी साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मरियम नवाज साहिबा की जो पेशी हुई थी और जो कुछ उस पर हुआ था, आप क्या समझते हैं कि अगर वो खामोश पेशी होती, उस पर ये तमाम तर मामलात ना होते, तो ये मामला ऐसे ही दबा रहता, ना नवाज शरीफ साहब का जिक्र आता, ना ये ख्याल आता कि मरियम साहिबा क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे। ये तमाम तर जो मामला वहाँ पर हुआ और जो शो पुटअप हुआ, ये उसके बाद की सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? देखिए इस्लाम, इसमें दो बुनियादी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई को कारकर्दगी का बड़ा एक मुश्किलात का सामना है, और उसने जो एक बयानिया किया था खास तौर पे करप्शन के खिलाफ, लोगों को उनसे पैसा निकलवाने के हवाले से, फिर जो अवाम से वादे किए गए उस पर अमल दरामद के हवाले से, तब पीटीआई के ऊपर जब तनकीद होती है तो पीटीआई के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता कि वो इस किस्म के इश्यूज के ऊपर सियासत करे, लोगों को वापस लाने की बात करे, या अपोजिशन के खिलाफ इल्जामात जो भी वो सही समझती है वो लगाना शुरू कर दे। आपने ये देखा होगा कि कौमी असम्बली के अंदर भी अगर पार्लियामेंट पर कानून साजी हो रही होती है तो वहां पे भी हुकूमत का फोकस यही होता है कि किसी न किसी तरीके से चोर चोर के नारे लगते रहें और जो इश्यूज हैं वो जो है बस से पुश चले जाएं। इसलिए कि पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर सोशल मीडिया में बैठा हुआ है वो बड़ा डिमांडिंग है। उसको इमरान खान साहब ने बड़ी हाइप दे दी थी कि भाई, जैसे आपने देखा कई बयानात भी आए कि हम इतने 100 अरब निकालेंगे, करप्शन खत्म कर देंगे। अब उनके पास जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो पीटीआई के पास एक बेहतर रास्ता है कि वो ऐसी अपोजिशन के ऊपर मुबाबले शुरू कर दे, जिसके नतीजे में शायद कारकुन थोड़ा सा मुतमिन होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि इमरान खान साहब की मर्जी के साथ ना मियां नवाज शरीफ बाहर गए हैं, ना उनकी किसी ने अप्रूवल ली। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अमेरिका में ऐलान कर दिया मैं जाके एसी उतरवा दूंगा। उनमें तो ये हिम्मत दी थी कि एसी उतरवा सकते, यानी वो जेल के अंदर जो फैसिलिटीज मियां नवाज शरीफ को दी जा रही थी उस पर भी उनकी अपनी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, महकमा दाखिला ने उनको एसी लगाने की इजाजत दी, फिर उनकी सारी फैसिलिटीज दी, फिर उनको हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया। इसलिए ये अकेले इमरान खान साहब अगर अपने आप को ताकतवर समझ बैठे थे तो ऐसा था नहीं। फिर अगर उन्होंने बाहर गए जब उनके इलाज मुआवजे के लिए, तब भी इमरान खान साहब तो यही समझते थे कि उनको इलाज के लिए बाहर नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन प्रेशर बर्दाश्त न कर सके इमरान खान साहब, क्योंकि वो ताकतें जो समझती हैं कि मुल्क के अंदर इमरान खान साहब अगर आ गए हैं तो अब जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा मुल्क के बहुत से मसाइल हल नहीं हो सकते। इसलिए जब वो बाहर चले गए तो बाहर जाने के बाद अब इमरान खान समझते हैं ना उनको वापस आना चाहिए, ना मरियम नवाज को एक्टिव होना चाहिए, और ना अपोजिशन को खुलकर उन हुकूमत के खिलाफ बात करनी चाहिए। फिर उस्मान बुज़दार दरमियान में एक तीसरा सेगमेंट है। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पे जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट खासी नाराज भी है और समझती है कि उस तरीके सूबे में मामलात नहीं चल रहे। इन चीजों पे अब प्रेशर हटाने के लिए पीटीआई के पास एक ही रास्ता था, वो शोर मचा दे, और अपने लिए उसने नुकसान किया। इसमें पहले कहा रिपोर्ट्स जाली हैं, अगर रिपोर्ट्स जाली है तो यास्मीन राशिद साहब जो सूबाई वज़ीर थे उन्होंने आके कह दिया नहीं रिपोर्ट्स ठीक है, फवाद चौधरी को डॉक्टर है जो उनकी मैं बात को मान लूँ। तो पीटीआई ने जो एक ये खेल खेला कि एक तो ये मैसेज दे कि अगर बुज़दार साहब को उठाया जाता है तो हम भी किसी अपोजिशन को अगर कहीं किसी कारण से रियायत दी जा रही है तो हम उसको रियायत देने को तैयार नहीं है। फिर इसी तरीके से आपको याद होगा मरियम नवाज इतना अरसा खामोश नहीं, तब बिल्कुल हुकूमत को कुछ नहीं था। और आज अगर फैसल वाडा साहब हों या बाकी हजरात हों
वो किस हैसियत से कह सकते हैं कि उनको जेल में होना चाहिए? ये अदालतों का काम है। अगर अदालत ने जमानत दी है, अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है। मैं समझता हूं पूरे तीनों अगर जो मैंने आपके सामने वजूहात रखी हैं, जिनको अगर आप अपने सामने रखें तो इसमें पीटीआई ने कुछ हासिल नहीं किया। वो हासिल बहुत करना चाहती है, लेकिन इससे उसको और नुकसान होगा। ना मियां नवाज शरीफ को वापस ला सकते हैं जब तक वो खुद ना आना चाहे। इस आधार तक के वाले से कितनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी, नहीं वापस लाया। राइटली सेड नसरुल्लाह मलिक साहब, इतना आसान नहीं होगा। और ये तमाम तर सूरत हाल में मैं पीजे मीर साहब से जानना चाहूँगा। पीजे मीर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब अगर खुद नहीं आते, जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी ये बात कही, इसहाक डार साहब का भी जिक्र आया, या और भी बहुत सारे केसेस में आप देख लें, तो कभी आसान नहीं रहा पाकिस्तान के लिए किसी को भी वतन वापस लेके आना। नवाज शरीफ साहब को क्या अमली तौर पर मुमकिन है, अब जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हर ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए कोशिश की जाए, कानूनी रास्ते इस्तेमाल किए जाएं कि उनको वापस लाया जाए, अगर वो खुद नहीं चाहते, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें वापस ला सके? देखिए, ब्रिटेन के अंदर जो भी पकड़ा जाता है, तो अब जनरल पेनोशे को ले लो, बड़ी दुनिया ने कहा कि इसको एक्सट्रैक्ट करो, नहीं किया ब्रिटेन ने, क्योंकि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ प्ली करेंगे कि मेरे साथ नाजायज इक़दाम लिए जाएंगे, फेयर जस्टिस नहीं होगी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। नवाज शरीफ का ये स्टैंड होगा और ह्यूमन राइट्स उनके वायलेशन होंगे। अब उसके ऊपर एक तो ना हमारे पास कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, हालांकि हो रही थी, एक प्रोटोकॉल है सिर्फ हमारे पास जो कि उसने बटलर रॉस उसने आके साइन किया था हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ कि आपके बच्चे अगर वहां हो जाते हैं या इधर है या उधर है या अबडक्शन हो जाती है, फोर्स्ड मैरिजेस हो जाते हैं, तो उसमें आप एक दूसरे को रिपैट्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है किसी ऐसे मुल्क के साथ कि जहां नवाज शरीफ जाए तो हम उनको वापस लेके आ सकते हैं। हाँ, खुद आना चाहे वो आ सकते हैं। अब बात तो वही आ जाती है आपकी मेडिकल कंडीशन की, तो मेडिकल कंडीशन वो जाएंगे मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर। अब वो ऐसी अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती भी है तो आई वुड से कि होम ऑफिस को कांटेक्ट किया जाएगा, होम ऑफिस उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मंगवा लेंगे वो डॉक्टर्स के साथ। अगर तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर इज नॉट वेल तो उनको कोई ताकत नहीं है उनको वहां से वापस यहाँ भेजे। अब वहां बड़ा 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 क्लियर कट उनका एक सिस्टम है। आपने देख लेना, हुसैन हक्कानी को हमने एम्बेसी के अंदर से वीडियो आप कह लो कि लिंक के साथ बात करवाई थी। तो बात यह है कि अगर इस तरह हो तो शायद नवाज शरीफ को अगर आपने कुछ करना है, उनके तो ट्रायल हो गया हुआ है, अब ही इज बीन कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब तो नेक्स्ट स्टेप गोइंग बैक टू पाकिस्तान मींस गोइंग बैक टू जेल। सो ऑब्वियसली आई वुड से knowing his conditions or hearing about his conditions, he will not be willing to come back to Pakistan because he would expect unfair from his viewpoint. लेकिन आगे क्या होता है we don't know, but आपने पूरी हमने कोशिश कर ली थी। अगर आपको याद हो अल्ताफ हुसैन को भी एक्स्ट्राडाइट करने के लिए वो भी कुछ नहीं हुआ था। वो भी हम कह रहे थे कि भाई हम उसको उठा के ले आएंगे, कोई नहीं ला सके आप उसको। सो ब्रिटेन के अंदर ये मुश्किल काम है। It is not easy as it seems. Maybe United States के अंदर हो तो कोई और बात हो, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ये जो ह्यूमन राइट्स की जो वैल्यूज है, बिल्कुल सही है। ये एक आसान काम यकीनन नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी जाती राय क्या होगी? आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं इनको देखते हुए, नून लीग की सियासत को देखते हुए, उसके सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए, क्या नवाज शरीफ साहब जिस तरह माजी में गो कि तब उनकी सेहत बेहतर थी लेकिन वो मुल्क वापस आए थे और उन्होंने गिरफ्तार भी हुए थे, आप समझते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ दोबारा से करेंगे, वो ये समझते हुए कि उनका एक वोटर सपोर्टर जो कि देख रहा है कि उनकी जमात उस तरह से एग्रेसिवली काम नहीं कर रही, उस तरह से टफ अपोजिशन नहीं दे रही, शहबाज शरीफ साहब का स्टांस बड़ा नरम रहा है, तो नवाज शरीफ साहब दोबारा से ऐसा कुछ करें, इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? देखिए, मियां नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं और उन्होंने इसमें मुशावरत भी कई दफा कि वो वापस आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत 2+2 की सियासत नहीं है। हम जब बात करते हैं किसी सियासी जमात के हवाले से या किसी लीडर के हवाले से, आप देखें वो जैसे मैंने पहले आपसे कहा, बाहर जब गए थे इमरान खान साहब तो नहीं चाहते थे वो बाहर चले जाए, उसमें कौन से मुल्क इन्वॉल्व हुए, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, फिर मियां नवाज शरीफ को किस तरीके से बाहर भेजा गया, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात थी। आप देखें हर वक्त पोलिटिकल लीडर उनसे मिलने आ रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, उनके बयान जारी हो रहे थे, उनकी हेल्थ के हवाले से मीडिया में मरकज नवाज शरीफ थे। अगर आज नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं और नवाज शरीफ जेल में भी इवन बैठ जाते हैं तो इस हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे।
ये हुकूमत तो बर्दाश्त नहीं कर सके कि नवाज शरीफ से मुलाकात करने आज कोई शख्स गया वापस आकर वो बयानबाजी करेगा। तो ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ सियासी बयानबाजी की हद तक तो ये बातें कर रहे हैं, इनको कोई वापस लाने में दिलचस्पी नहीं है। ये तो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ बाहर बैठे रहें, और मियां नवाज शरीफ वापस तब आएंगे जब कुछ मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ चीजें तय हो जाएंगी, जिसकी बहरहाल कहीं ना कहीं इशारा मिलना शुरू हुआ है। आपको भी अंदाजा है कि मरियम नवाज साहबा की खबर चलाने पे भी इतनी आसान नहीं थी कि उनकी खबर चलाई जा सकती हो, लेकिन इस दफा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चली, उन्होंने जो नैब के बाद जो अपना पावर शो किया वो भी चला। तो चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। इमरान खान साहब अगर ये समझ बैठे हैं कि वो खुद इलेक्शन जीत के आए हैं और खुद ही उन्होंने उनकी कोई हेल्प नहीं की गई और वो खुद अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो माजी में कई सियासतदानों ने गलती दोहराई। ऐसा होगा नहीं, और खास तौर पे जो जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन हुए हैं वो आपके सामने हैं। इन हालात में कोई उन पे ऐसा एतमाद कैसे करे कि सारे फैसले उनको करने दिए जाए। इसलिए ये कभी नहीं होगा कि नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। जब रिलीफ मिलेगा तो इस हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब हुकूमत ये चाहती है कि कोई ऐसा अपोजिशन को रिलीफ कहीं से ना मिले। अगर रिलीफ मिलेगा तो इमरान खान साहब के लिए फिर हुकूमत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो ये हुकूमत बर्दाश्त न कर सके कि एक बीमार शख्स अगर जेल में बैठा हुआ है, ये बीमार शख्स हॉस्पिटल में है और उससे मुलाकातें हो रही हैं, उसका आना जाना है, लोगों से मिलते हैं, तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि वो पाकिस्तान में आके बैठ के दोबारा से किसी जेल में हो या कहीं जमानत पर हो। इसलिए जिस एजेंडे के तहत उनको कहा गया था कि ठीक है आप चले जाएं, इलाज करवाएं, निकले बस यहाँ से चले जाएं, तो मेरे ख्याल में अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये वापस लाने के लिए उस संजीदगी का मुजाहरा करें। बस बयानबाजी है। हमारे यहाँ इल्ताफ हुसैन साहब के पीछे मीर साहब ने बात की, आप उनको नहीं ला सके। हाई ट्रेजन के केस आपने उनके खिलाफ किए, हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ उनने बातें की, आप उनको नहीं वापस ला सके तो नवाज शरीफ को कैसे वापस ले आएंगे? फिर बिल्कुल सही को वापस नहीं ला सके थे। इसलिए ये सारी सियासी बयानबाजी है। मैं समझता हूँ अवाम को एक बेवकूफ बनाने की कोशिश है, हर तरफ से की जा रही है। अब खुद सोचें, जो मेडिकल रिपोर्ट जिस पे इमरान खान साहब, इससे ज्यादा हुकूमत की सुबकी क्या हो सकती है कि वजीर आजम के अपने डॉक्टर फैसल, वजीर आजम ने कहा मैं उनको भेज रहा हूँ, वो वेरीफाई करेंगे इन रिपोर्ट्स को। और फिर यास्मीन राशिद साहब ने कहा ये हाई प्रोफाइल मेडिकल केस है, इसलिए हम उनको बाहर भेज रहे हैं। फिर जिन डॉक्टर्स को हुकूमत ने खुद बुलाया उन्होंने कहा जी कि इनको बाहर चले जाना चाहिए। अब उन्हीं रिपोर्ट्स को अगर हुकूमत जाली कहती है तो मेरे ख्याल में हुकूमत को फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर आप बिल्कुल अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं एक ब्रेक की जानिब मुझे बढ़ना है। नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं। बिलखुसूस जो अपोजिशन कितना टफ टाइम दे पाएगी, जो ये इंदिया दे रहे हैं और जो मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन की 10 जमातों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त एक अरसे से हम देख रहे हैं कोशिशें हुई हैं, एपीसी की बात थी ईद के फ़ौरन बाद, उस तरह का कोई मामला हमने देखा नहीं। फिर अब शहबाज शरीफ साहब से मौलाना की मुलाकात है, वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते पीपल्स पार्टी और PMLN से, छोटी जमातों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। किस हद तक ये मुमकिन है कि मौलाना या छोटी जमातें या कह लीजिए कि फॉर दैट मैटर अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी साथ मिलती है तो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे पाए? देखिए, मौलाना साहब को अगर आप पॉलिटिकली देखें तो ये सियासी 1122 है। इनको जब भी जरूरत पड़ती है किसी पार्टी को, उनको बुला लेते हैं, क्योंकि उनका जो वर्कर है वो रोड पे आ जाता है। पीपल्स पार्टी का और नून का वर्कर आजकल रोड पे नहीं आता इन कंपैरिजन टू दीज पार्टी पीपल। सो बेसिकली ये देखते हैं मैन पावर ऑन द स्ट्रीट, बट इज दैट द आंसर फॉर योर डेमोक्रेसी इन द कंट्री? जब आपके पास हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है तो व्हाई डू यू नीड टू बी कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स? रिगार्डलेस के वो इलेक्ट हुए, सिलेक्ट हुए, डिफ्लेक्ट हुए, जो भी हुए, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नमेंट इज देयर, PTI की गवर्नमेंट है। द क्वेश्चन इज, हम हर गवर्नमेंट को इन डिनायल में देखते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अकॉर्डिंग टू द अदर्स वो ठीक नहीं होती है, वो खराब होती है। अब इस एटीट्यूड के साथ आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर हो गया है कि बेसिकली आप ढूंढते हैं ऑपोजिशन के अंदर, इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग एंड कमिंग आउट, एक संजीदगी से आपकी बहस हो, आपकी बहस रोड पे आ गई हुई है। रोड के लिए आपको बंदे चाहिए,
बंदों के लिए आपके पास मौलाना फजल रहमान है। तो अब मौलाना फजल रहमान भी डसे हुए हैं, जब वो आते हैं तो ये पीछे हट जाते हैं, जब नहीं आते हैं तो फिर ये कहते हैं आप आ जाओ। सो आई थिंक ये एक पिंग पोंग हो रहा है, जिस पिंग पोंग का एक्चुअल आगे रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क, इसको बड़ा आप केयरफुली सुनिए कि अगर तो लोग कहते हैं कि जी इमरान खान को लेके आए, तो आपका क्या ख्याल है फिर जो लेके आए वो आपको रोडों पे निकलने देंगे? बिल्कुल नहीं निकलने देंगे आपको। अगर तो नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि ये रोड पे आके करेंगे क्या। फिर आपके पास दूसरी डिबेट आती है कि इज दिस द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड इन दिस कंट्री फॉर द फ्यूचर। भाई अब 2 हुकूमतें आ गई हैं, बल्कि 3 आ गई हैं जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है पॉलिटिकली, वरना तो पिछले दरवाजे से जाते थे सारे। तो अगर है तो इस प्रोसेस में ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस प्रोसेस को हमने ठीक तो करना है ना कहीं, कि यही उलझना है, उसको हटा दो, उसको लगा दो, उसको बिठा दो, उसको खड़ा कर दो। अब ये हमारी पॉलिटिक्स रह गई है, हम इससे हमें बाहर निकलना है। जब तक आप नहीं निकलोगे, यही आपकी एक नेशनल डिबेट टेलीविजन पे होगी, जो मैं समझता हूं बिल्कुल अनमीनिंगफुल ये डिबेट है। बिकॉज हमें और आपको बात करनी है कि इश्यूज रिलेटेड। हम ये सारे रोडों पे निकल रहे, और कराची को तो ठीक करो, लाहौर को तो ठीक करो, तुम्हारा पानी यहाँ खड़ा हो रहा है, कराची में खड़ा हो रहा है, हर जगह खड़ा हो रहा है, उस पर कोई बात हो नहीं रही है, ड्रेनेज पे कोई बात हो रही नहीं जी, इसको निकालो, उसको ठीक करो। आई थिंक वी नीड टू बी लुकिंग इनटू पॉजिटिविटी रादर देन नेगेटिविटी अरसलान, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऑल अराउंड वी आर नॉट सीइंग इट। ऑल अराउंड वी आर नॉट सीइंग इट। नसरुल्लाह मलिक साहब, सर कैसे देखते हैं आप, अब अगर जो मुलाकात रख रहे हैं 27 तारीख की, उसमें 10 छोटी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं बुला रहे। मौलाना फजल रहमान साहब इन गुज़िश्ता 2 सालों में मुसलसल एक कोशिश में तो रहे कि कुछ ना कुछ किया जाए, टफ टाइम दिया जाए, वो बिल्कुल इस फेवर में भी नहीं है कि यह हुकूमत मजीद आगे चले। क्या पाएंगे मौलाना फजल रहमान, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं होती, छोटी जमातों की सपोर्ट से कुछ कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना फजल रहमान एक प्रेशर जो है वो कायम रखना चाहते हैं, और वो अपना प्रेशर कायम रखेंगे। उनकी अपनी सियासत है, फिर केपीके के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वो कभी भी हुकूमत को, उन्होंने ना इस हुकूमत को तस्लीम किया, ना कभी करेंगे। क्योंकि इलेक्शन जब होंगे, आप देखें मौलाना फजल रहमान केपीके के अंदर एक बड़ी फोर्स के तौर पर मौजूद है। अब वो कैसे अपने आप को इन 5 सालों के लिए, अगर ये हुकूमत जैसे पीजे मीर साहब कह रहे हैं अपनी मदद पूरी करती है, तो मौलाना फजल रहमान अपने आप को बिठा दें और कहें कि भाई ठीक है भाई, ये हुकूमत आराम से काम करती रहे, वो पोजिशन करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर जो एक दबाव था माजी में, वो दबाव नहीं है। मैं ये बड़े अहम बात आपसे कह रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान अगर निकलेंगे, जुलूस निकालेंगे, उनको जुलूस से कोई नहीं रोकेगा, और वो हुकूमत के खिलाफ एक प्रेशर डेवलप हो सकता है। लेकिन मसला 2 बड़ी सियासी जमातों का, इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का। अब 2 जमातों के 2 मसाइल हैं, एक तो इनकी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात हैं, दूसरा इनका मसला ये है कि ये समझते हैं कि इस हुकूमत को जितना टाइम मिल रहा है, ये हुकूमत खुद एक गड्ढे में गिरती चली जा रही है। जितने बड़े जो है उम्मीदों मैं मलिक साहब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर, मैं जानना ये चाहूंगा, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा वो केपी तक के दावेदार हो सकते हैं, या यहाँ पर 1, 2, 4 सीटें फालतू की। पीपल्स पार्टी की बात करें तो दोबारा उनके पास वही कुछ आना है बहुत हद होके भी, जो इस वक्त ऑलरेडी है सिंध गवर्नमेंट उनकी। यहाँ पर तो सिर्फ एक गेम नून लीग की है जो कि दावेदार हो सकती है विफाक में भी या पंजाब में भी गवर्नमेंट फॉर्म करने की। तो नून लीग जब तक कोई हरकत नहीं करती, बाकी तमाम जमातों के हरकत करने से शायद कुछ होगा नहीं। देखिए, मैं हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रेशर पैदा करने की बात कर रहा हूं जो हुकूमत के खिलाफ होगा। एक अपोजिशन का प्रेशर, फिर हुकूमत के ऊपर तनकीद। हुकूमत को अगर बुरा भला कहेंगे तो आपके वोटर्स जो है दूसरी जमातों के उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं या उनकी बात को सुनते हैं। इस वक्त जो आपकी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत नहीं गिराना चाहती। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इसमें कोई हुकूमत की कोई भी, आप मुझे बताइए, ये नाउस तब्दीली करके कोई शख्स आगे क्या करेगा? और फिर वो इमरान खान साहब नारे लगाने शुरू कर देंगे, मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला। इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ी उलझी सियासत है। ना पीपल्स पार्टी मैदान में उतरना चाहती है, ना मुस्लिम लीग नवाज उतरना चाहती है। उनकी 2 लायबिलिटीज मैंने आपसे अर्ज की, एक उनके खिलाफ मुकदमात, फिर दूसरा हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है उसको खुद समझते हैं कि हुकूमत को नुकसान होगा। अब मसला यह है कि हुकूमत के पास ऑप्शन थी, हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करती। वो आपके सामने है कि हुकूमत की तवज्जो कितनी उन कामों के ऊपर है और कितनी तवज्जो अपोजिशन को रगड़ा लगाने के ऊपर है। मौलाना फजल रहमान ये लगे रहेंगे, वो अपोजिशन के ऊपर ये तनकीद, हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहेंगे और प्रेशर एक डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और ये अगले कुछ अर्से तक आप देखेंगे मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी भी मैदान अमल में होंगी।
वो इसलिए नहीं कि वो हुकूमत को गिराना चाहेंगी, वो इसलिए होंगी कि थोड़ा सा आवाम को ये बावर कराया जा सके कि ये हुकूमत आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। आखिर इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात तो होने हैं, लोगों ने फिर इलेक्शन में जाना है, इमरान खान साहब ने आवाम से वोट लेने जाना है और मुस्लिम लीग नवाज ने जाना है। अगर आज की बात की जाए, देखिए आप जितने भी आपने सर्वे कर लिए, खान साहब की हुकूमत में आने के बावजूद पंजाब के अंदर जो पंजाब फैसला कुन किरदार अदा करता है, और उसमें भी अगर हम सेंट्रल पंजाब में आ जाएं, आज भी अगर इलेक्शन करवाए जाए तो मुस्लिम लीग नवाज जीत जाएगी। इसलिए अगर मुस्लिम लीग नवाज सेंट्रल पंजाब जीत जाती है और पंजाब की सियासत को लपेटने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आप सोचें अगले इलेक्शन में उसका कितना बड़ा वजन बढ़ जाएगा। इसलिए ये मसला हुकूमत का है, हुकूमत पंजाब में अपनी कारकर्दगी दिखाए, हुकूमत अपने वादे पूरे करे, और हुकूमत जो एक ख्वाबों की एक पहाड़ खड़े किए हुए थे उनकी ताबीर सामने लेके आए, जो ज़ाहिर बड़े मुश्किल नजर आती है। इसलिए कि मुल्क की इकानमी जिस सूरत हाल से दो चार है, और फिर कोरोना आ गया, फिर उसके साथ साथ जो सियासी अदम इस्तेकाम है। अब देखिए ना, पार्लियामेंट के अंदर कभी आपने देखा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर, फार्मर प्राइम मिनिस्टर खड़ा और लोग चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दें। कभी आपने ये देखा होगा कि पार्लिमानी अमूर के जो वजीर हैं आपके, वो एक नॉन इलेक्टेड आदमी है, फर्ज करें, वो आके बैठते हैं और वो आके हुकूमत के साथ, अपोजिशन बेंचों के साथ अपोजिशन लीडर के खिलाफ इतनी बड़ी तनकीद करते हैं और उनके खिलाफ इल्जाम करते हैं। तो आपकी पूरी पार्लियामेंट अब सिर्फ इल्जाम की सियासत पे चल रही है, एक दूसरे को चोर चोर करने पे चल रही है। बिल्कुल सही मलिक साहब, पॉइंट टेकन सर। मैं जरा आगे बढ़ते हुए अब दोनों से एक कॉमेंट जरा लेना चाहूंगा। इस वक्त जो ये तो हमने बात कर ली कि ऑपोजिशन कितना टफ टाइम दे सकती है, कितना खतरा है, लेकिन ये बात हम मुसलसल करते आए हैं और सभी करते हैं, पीजे मीर साहब के खतरा इस हुकूमत को है तो खुद से और अपने लोगों से। इस वक्त भी अगर आप देखें तो फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आमने सामने हैं, बयानात का सिलसिला जारी है। कल का आप गुलाम सरवर खान साहब का वाजिबुल कत्ल का बयान देख लें, उससे पहले पायलट्स के हवाले से बयान देख लें, या इस हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ गैर संजीदा रवैये देख लें, तो ये नज़ीर कहीं नहीं मिलती हमें माजी की किसी भी हुकूमत में। एक तो आपस में इस तरह बयानात देते हो एक दूसरे पर, या गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वालों की इतनी बड़ी तादाद हो। इस पर सर क्या कमेंट करेंगे? पहले पीजे मीर साहब से कमेंट लूंगा, फिर नसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए, गलतियां हुई हैं, जो आज के मिनिस्टर्स हैं इन्होंने किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा ब्लंडर गुलाम सरवर खान साहब ने किया है कि वो जो स्टेटमेंट दे के उन्होंने पीआईए को बिल्कुल बंद करा दिया, बिल्कुल आप कह लो कि उसको तो दफन कर दिया पीआईए को। और जितना नुकसान हमारे नेशनल एक्सचेकर को हुआ है इररिस्पॉन्सिबल बयान से, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक स्टील मिल को इतना नुकसान नहीं हुआ होगा, नेशनल बैंक को नहीं हुआ होगा, आटे से नहीं हुआ होगा, जितना आपने इस बयान से एक एयरलाइन को बैठा दिया। अब आप देखें ना, ट्रैक्ट हो गया, यूटर्न हो गया। फ्रैंकली, with the greatest respect, I would have resigned if I was in his place by making such a statement, because इसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरस किया और गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को एम्बैरस किया इसमें। आई डोंट नो क्या सोच के उन्होंने ये बयान दिया, बट इट डिड नॉट गो वेरी वेल। फवाद को समझाते हैं, भाई यार ना क्या करो, आराम से बैठो, थोड़ा टेम्परामेंटल आप जो स्टेटमेंट्स देते थे ना करो। देखो, ये गवर्नमेंट आई है आफ्टर आप कह लो फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन। ये गवर्नमेंट आई है, उस बड़े लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट पे, बहुत उम्मीदें हैं। और अगर अंदर से ही ये लोग इमरान खान जैसे, मैं समझता हूँ कंप्लीटली ऑनेस्ट मैन, अगर आप उसको इस तरह डिरेल करोगे, नीचे करोगे, तो फिर देन यू डोंट हैव अ गुड फ्यूचर। जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा, देखो काम करोगे, जो मर्जी हो काम करोगे, आगे आओगे। अगर आप बातों में लगे रहोगे और ये जो एक दूसरे पे इस पर लगे रहोगे, अरसलान, ना इसमें कुछ आपको मिलेगा और ना ही आपको किसी को, वेदर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, आपको वोट नहीं मिलेगा। पीपल नीड एक्शन। इस पेंडेमिक के बाद आपका जो बिल्कुल जो आपके ग्राउंडेड तबका है, वो बेचारा बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया। वो भी हैंड टू माउथ नहीं है, बिल्कुल फाके हो गया। सो हमने इसको माइक्रो लेवल से उठाना है। बिल्कुल सही। मैं सर मलिक साहब से भी क्विकली कमेंट ले लूं। मलिक साहब, जो वुज़रा के बयानात हैं, रवैये हैं, सर क्विकली इस पे कमेंट कर दें। सर, गैर संजीदा वुज़रा आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं देखे होंगे। मतलब आपके वजीर सरवर खान साहब कहते हैं कि लोगों को वाजिबुल कत्ल है और ये 30 साल से हुक्मरानों ने इस मुल्क को लूटा। मौसूफ तो खुद वजीर थे, सबसे पहले उनको ये गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर लेनी चाहिए। यानी जब एक शख्स उठता है, और मैं हैरान होता हूँ, आपको ये वाहिद हुकूमत है जिस हुकूमत में बैठे हुए वुज़रा खुसरो बख्तियार साहब से लेके हमारे दोस्त बाबर रवान साहब से लेके किसका नाम लूं मैं आपके सामने, आजम स्वाति साहब को लेके, ये सारे वो लोग हैं जो माजी की हुकूमतों में बैठ के बेंचों में बैठ के कहा करते थे कि हमारा लीडर जो है इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहा है।
आज कहते हैं कि वो उस दौर में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, तो सबसे पहले इन हजरात को फांसी दे देनी चाहिए जो आज फिर इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। इमरान खान साहब की भी बात करते पीछे मीर साहब, इमरान खान साहब से जितनी मायूसी इस कौम को हुई है, मेरे ख्याल में शायद ही किसी लीडर से कोई मायूसी हुई होगी। अब देखिए इमरान खान साहब कहा करते थे, जो पार्टी लाइन क्रॉस करते हैं, जो लोटे बनते हैं, लोटों के वाले से इमरान खान साहब का मौकफ इतना क्लियर था और उन्होंने इस कौम को ऐसा 22 साल बेवकूफ बनाया कि ये लोटे जो एक दूसरी पार्टी में बढ़ते जाते हैं और माशाल्लाह लोटों की मंडी लगा दी। और इस वक्त आप देखें आज के दिन भी पंजाब के वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के एमपीए से मिलकर बड़े खुश हो रहे हैं। भाई आप इस मुल्क के अंदर अगर बेईमानी की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप फ्लोर क्रॉसिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लोटे खरीदने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप पे फर्क क्या रह गया? आपने तो माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि लोटों पे मुश्तमिल ये बनने वाली ये हुकूमत शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लोटा हुकूमत है। बिल्कुल सही मलिक साहब, बिल्कुल सही सर, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।